नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमने आत्मा के प्रतिशोध पार्ट 1 में देखा कि रोहन की दूसरी पत्नी मंजुला होती है। पहली पत्नी सलोनी होती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है, बट उसका मौत एक रहस्यमयी तरीके से हो जाता है। और इधर मंजुला का पहला प्रेमी अनुभव होता है। रोहन के घर में 2 नौकर होते हैं, राजू और सुभा, जिसके एक बेटे होते हैं। और उनके बेटे का मौत एक प्रेत आत्मा की वजह से होता है। और वह प्रेत आत्मा इन तीनों को धमकी देकर जाती है कि अब बारी तुम लोगों की है। उस आत्मा ने मंजुला को भी बहुत बार परेशान किया, जिसके वजह से रोहन मंजुला को उसके मायके भेज देता है और खुद घर में अकेले होता है। रात का वक्त होता है और रोहन शराब पीकर सो रहा होता है। तभी वह आत्मा उसे परेशान करने के लिए आ जाती है और बाथरूम में जब जाता है तो वह देखता है कि वह आत्मा खुद वहाँ पे खड़ी थी। रोहन उस आत्मा को देखकर काफ़ी डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे रोहन उसे पहचानता हो, लेकिन क्या वह सलोनी थी या फिर और आत्मा। इधर अनुभव ने मंजुला को बहुत सारे सच बताया था रोहन के बारे में, जिसके ऊपर मंजुला कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में सोचती है कि क्या रोहन ऐसा है। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब इस कहानी के पार्ट 2 में मिलेगा, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जब रोहन बाथरूम में नल बंद करने के लिए जाता है तो शीशे में एक आकृति उभरनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक चेहरे का रूप ले रही थी। कुछ देर बाद जो चेहरा रोहन के सामने था उसे देखकर कांप उठा। वह बोला, तो तुम नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास का मिला जुला रूप दिख रहा था। टांगें कांपने लगी थी, क्योंकि बाथरूम के शीशे में जो चेहरा उभरा था वह सलोनी का था। हाँ, वह सलोनी जो उसकी पहली पत्नी थी, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, मगर इस समय उसका रूप बेहद डरावना लग रहा था। लंबे लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें जिनमें नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, अजीब हरे से रंग की उसकी आकृति। वह सलोनी जो मर चुकी थी। वह डरकर बाथरूम से भागा, मगर उसके सामने सलोनी खड़ी थी। फिर से बदहवास होकर वह दूसरी तरफ भागा, मगर उस ओर भी वह उसके सामने खड़ी हो जाती है। इधर उधर भागकर वह थक कर जब चूर हो गया तो भागते भागते एक कुर्सी से उलझकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सिर फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गया। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अभी से यह हाल हो गया? कमीने, ये तो बस शुरुआत है। इतनी जल्दी तुझे मरने भी नहीं दूंगी मैं। तड़प तड़प के मरना है तुझे। तेरे गुनाह के भागीदार पहले मरेंगे, ताकि उनका अंजाम देखकर तू हर रोज डर डर के मरे। यह कहकर वह कहीं गायब हो चुकी थी। जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वहाँ थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसके साथ जो हुआ था उस बात का खौफ अभी भी उसके मन में और चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। उसे होश में आते देखकर राजू और सुभा के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मंजुला भी वहाँ मौजूद थी। उसने भी रोहन के होश में आते ही राहत की सांस ली। ऐसी खबर सुनकर वह खुद को वहां आने से रोक ना सकी। अनुभव की कई बातें भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, मगर इस समय उसे यह बातें कहने और सुनने का अच्छा वक्त नहीं लग रहा था। अनुभव की बातें झूठ भी तो हो सकती है। हो सकता है वह मुझे पाने के लिए कोई हथकड़ा अपना रहा हो, जिससे रोहन और मेरे बीच में सब खत्म हो जाए। रोहन ने डॉक्टर और मंजुला को सच नहीं बताया था। उसने उनको बताया कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था और वह गिर गया था, मगर उसकी यह बात एक आदमी के गले नहीं उतर रही थी, और वह आदमी था राजू। वह शक की निगाहों से अपने मालिक को देख रहा था, लेकिन उसने यहाँ सबके सामने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। उसे लग रहा था कि सलोनी की आत्मा ने प्रतिशोध लेने की शुरुआत कर दी है,
2-3 दिन में रोहन लगभग ठीक हो गया था। मौका पाकर राजू उससे अकेले में मिला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच जो भी बातें हो उनको कोई तीसरा सुने। उसने सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मालिक, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह लौट आई है। उसने मेरे सौरभ को मारा है और अब हमको भी नहीं छोड़ेगी। वह एक भटकती रूह है जो सलोनी के सिवा कोई और दूसरा नहीं हो सकती। परेशानी भरे अंदाज में कहा रोहन भी। आज से पहले मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था, मगर मेरे साथ भी मौत का खेल खेल चुकी है। एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मगर मेरी अच्छी किस्मत ने मुझे बचा लिया। मगर सवाल यह है कि किस्मत के सहारे कब तक बचेंगे हम? कुछ करना होगा हमें, वरना वह हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। एक उपाय है मालिक, राजू ने कांपती आवाज़ में कहा। हमारे गांव के बाहर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है, जिसमें एक बुजुर्ग संत रहते हैं। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने मार भगाया है। अगर हम वहाँ चले तो कुछ हो सकता है। मरता क्या ना करता। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम कल ही वहाँ चलेंगे, मगर ध्यान रहे कि सुबह और मंजुला से सिर्फ इतना कहोगे कि घर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हम। जो रहस्य आज तक अपने सीने में दबाए हो उसे दबाए ही रखना, वरना हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मगर उसे यह पता नहीं था कि बाहर दीवारों से सटकर खड़ी होकर मंजुला ने उसकी बात सुन ली। उसने उन दोनों की सभी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि रोहन को उसकी उपस्थिति का एहसास हो, वह वहाँ से हट गई और वापस अपने कमरे में आ गई। दरअसल उसे शक था कि रोहन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह उस पर नज़र रखती थी। आज जब वह मंजुला को सोते हुए जानकर कुछ चौकन्ना सा होकर कमरे से बाहर निकला, तो मंजुला को कुछ शक हुआ और वह उसके पीछे पीछे चली गई। राजू और रोहन के बीच हुई रहस्यमयी बातें सुनकर वह हैरान रह गई थी। सलोनी के बारे में सुनकर तो उसकी रूह कांप गई थी। वह प्रेत आत्मा बनकर भटक रही है और वे दोनों किसी ऐसे रहस्य की बात कर रहे थे जिसके खुलते ही वे दोनों नहीं बचेंगे। यह सब क्या राज है? ऐसी अनेक बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। यह सोचते सोचते उसे रात को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसमें सलोनी और रोहन आपस में लड़ रहे थे। सलोनी ने उसे धमकी सी दी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। गुस्से से बौखलाया रोहन भी उसकी ओर लपका तथा जोर का धक्का उसे मार दिया। असावधान सलोनी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई चली गई। लोहे का एक हिस्सा उसके सिर से टकराया और नीचे पहुंचा था। उसका खून से सना जिस्म कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। जब यह घटना घटी तो संयोग से राजू वहां पहुंच गया था। वह सब कुछ देखकर दहल गया, मगर रोहन ने उसे मोटी रकम का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। हत्या को मात्र एक दुर्घटना बना दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत को रोहन पर कुछ शक भी था, मगर बिना किसी ठोस सबूत के वह कुछ नहीं कर पाया। नतीजा हत्यारा रोहन और उसका सहयोगी राजू बच निकले। रही सही कसर डॉक्टर हेमंत कुमार ने पूरी कर दी, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रोहन के मन मुताबिक बना दी थी। बदले में उसे भी पैसे दे दिए गए थे, मगर मरकर भी सलोनी वापस लौट आई थी अपना बदला लेने के लिए। उसने एक हाथ में राजू का कटा सिर ले रखा था, जिससे लहू टपक रहा था। इतना भयानक सपना देखकर नींद खुल गई उसकी। उसने देखा कि रोहन गहरी नींद में सो रहा है। वह सपने के बारे में सोच ही रही थी। उसने जो देखा, क्या वह सच है? क्या सलोनी की हत्या हुई थी? वह भी रोहन के हाथों? लेकिन रोहन ने उसे क्यों मार डाला? यह राज अब तक राज ही था। उसे यह सपना क्यों आया? क्या सलोनी उसे सच बताना चाहती है? नए नए रहस्य खुल रहे थे और मंजुला हैरान परेशान हो रही थी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
सुबह का सूरज एक ऐसी खबर लाया जिससे रोहन की सिट्टी पिट्टी। डॉक्टर हेमंत कुमार की हत्या हो चुकी थी। उसके हाथ पैर टूटकर मुड़े हुए पाए गए थे, जैसे उनको किसी ने ज़बरदस्ती मरोड़ दिया हो। ज़बान बाहर लटक रही थी। खुली आंखों में मरने के बाद भी खौफ झलक रहा था। पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, मगर रोहन और राजू जानते थे कि यह काम सलोनी की रूह ने ही किया है। एक एक करके वह अपने गुनहगारों को मार रही थी। यह सोचकर उन दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। अब एक पल भी गाए बिना वे दोनों राजू के गांव जमालगढ़ की ओर चल पड़े, जो यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर से कम ना था। उनके जाने के बाद मंजुला ने एक पल भी गवाए बिना अनुभव को फ़ोन किया और कहा, अनुभव तुम अभी इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ, पता नोट करो। यह कहकर उसने अपना एड्रेस बता दिया और आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने लगी। इसमें तो कोई शक नहीं रहा था कि रोहन एक अय्यास आदमी होने के साथ साथ सलोनी का हत्यारा भी था। करीब आधे घंटे बाद ही अनुभव वहां आ पहुंचा। मंजुला ने उसे सारी बातें बताई और उससे सहायता मांगी। अनुभव उसको लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर इंस्पेक्टर श्रीकांत ने उनसे आने की। घबराई सी मंजुला ने उसे सारी बातें बता दी। सुनकर हंसा वह, क्या बात है मैडम, वाह क्या डरावनी कहानी सुनाई है आपने, बिल्कुल फिल्मों की जैसी। ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, सच है बिल्कुल, झुंझलाई वह। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि सलोनी की आत्मा अपना बदला ले रही है, मगर अब सवाल ये है कि एक आत्मा वाली स्टोरी पर कोई यकीन कैसे करेगा? हम उसको कैसे रोकेंगे? रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखें? एक भूत के खिलाफ? इंस्पेक्टर आप रोहन और राजू को गिरफ्तार करके पूछताछ करें, वे खुद ही सच उगल देंगे, अनुभव ने कहा। बार बार कहने पर इंस्पेक्टर श्रीकांत तैयार हो गए। चलो भाई लोग, तुम्हारे कहने पर सरकारी पेट्रोल फूकना पड़ेगा, मगर याद रखियो अगर तुम्हारी भूतिया स्टोरी फ्रॉड निकली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, बड़बड़ाते हुए उठ गया श्रीकांत। पुलिस जीप में अनुभव, मंजुला के साथ श्रीकांत और 2 सिपाही भी सवार हो चुके थे। राजू इधर कार चला रहा था, रोहन पिछली सीट पर बैठा था। रोहन बड़बड़ा रहा था, ना मैं उस साली सलोनी को मारता और ना ही ये सारा बखेड़ा शुरू होता, फिर खुद ही अपनी बात काटता, और मैं करता भी क्या? साली दिन रात अपनी दौलत की धौंस जमाती थी और मुझे पालतू कुत्ता समझती थी, पैसे भी गिनकर देती थी मुझे एक लड़की की बाहों में क्या देख लिया कि मुझसे तलाक ही मांगने लगी। अगर हमारा तलाक हो जाता तो उसकी सारी दौलत भी उसी के साथ चली जाती ना। रोया, गिड़गिड़ाया, मगर वह नहीं समझी। गुस्से में फेंक दिया उसे सीढ़ियों से नीचे। बोलो क्या गलत किया मैंने? मगर राजू बूढ़ सा बनकर सब सुन रहा था। उसकी यह हरकत अजीब लगी रोहन को। मंजुला का फ़ोन बज रहा था। उसने जब फ़ोन उठाया तो उसके कानों में सुबह की बदहवास आवाज़ आई। गजब हो गया मेम साहब, किसी ने मेरे पति राजू को मार डाला, या कहकर रो पड़ी सुबह। और मंजुला हैरानी के सागर में गोते खा रही थी। यह क्या कह रही हो नौकरानी सुबह? उसका पति तो रोहन के साथ सुबह ही निकल चुका है, तो फिर वह मरा कैसे? सुबह के मुताबिक घर पर राजू की लाश थी, तो फिर रोहन के साथ कौन है? रोहन का ध्यान राजू पर गया, जो गाड़ी को सड़क से उतारकर कच्चे रास्ते पर ले आया था। रोहन ने कहा, अबे ये कहाँ उजाड़ में ले जा रहा तू मुझे? ये देख, गूगल मैप भी इस रास्ते को गलत बता रहा है। कुछ जवाब देने के स्थान पर पीछे देखा राजू ने, और रोहन के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा राजू का था और आधा चेहरा सलोनी का। होश उड़ गए रोहन के, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। धीरे धीरे राजू के स्थान पर सलोनी दिखाई दे रही थी। गाड़ी रोको, चिल्लाया रोहन, मगर रोकने के स्थान पर वह और स्पीड बढ़ा रही थी गाड़ी को। गाड़ी जैसे रफ्तार में गोलियों की तरफ आगे बढ़ रही थी खाई की तरफ। खिड़की खोलकर नीचे कूद गया रोहन। कई कलाबाजियाँ खाता हुआ उसका जिस्म एक और जा पड़ा। घायल होकर कराह रहा था वह, चेहरा खून से लथपथ, सिर पर मौत मंडरा रही थी।
भागती हुई कार गहरी खाई में समा गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। उधर इंस्पेक्टर के आदेश के मुताबिक रोहन की फ़ोन लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी और उसी के हिसाब से वह रोहन को फॉलो कर रहा था। अब वह रोहन से ज़्यादा दूर नहीं था। रोहन घिसटाता हुआ सड़क तक वापस आ गया था और किसी से सहायता मांगने की कोशिश में था, मगर इसे उसकी बदकिस्मती ही कही जाएगी। उस समय वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरा। डर से वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं फिर से उसकी मौत उसके पीछे पीछे ना आ जाए। अचानक उसका चेहरा खिल उठा जब एक कार उसे आती दिखाई दी। वह मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मगर यह क्या, एकदम से उसको अपनी पीठ पर धक्का सा महसूस हुआ और वह उस कार के सामने जा गिरा। एकदम से कार वाला ब्रेक नहीं लगा पाया। नतीजा कार उसके एक पैर को रौंदती निकल गई। यह सब देखकर कार सवार ने भागने में ही भलाई समझी और रोहन गला फाड़ फाड़ कर चिख रहा था। दर्द की एक तेज लहर उसके पैर में उठ रही थी जो अब टूटकर मुड़ गया था। उसके सामने खड़ी थी सलोनी की रूह जो उसे तड़पा तड़पा कर मार रही थी। मुझे बख्श दो, गिड़गिड़ाया वह, मगर उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। उसने एक नज़र रोहन की ओर गुस्से से देखा और उसी समय उसके हाथ पैर बुरी तरह से मुड़ने तुड़ने लगे। वह दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वह हंस रही थी। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पुलिस की गाड़ी में पाया। अंधेरा छाने लगा था। उसका अंग अंग दुख रहा था। कपड़े फटकर तार तार हो रहे थे। अधमरा हो चुका था वह। उस गाड़ी में मंजुला और अनुभव के साथ साथ इंस्पेक्टर श्रीकांत भी मौजूद था। उसने रोहन की इस हालात पर कहा, आपको ऐसे किसने मरोड़ तड़ोड़ कर मारा रोहन साहब? ऐसे तो कोई कपड़ा भी ना निचोड़े। वह तो भला हो आपकी पत्नी मंजुला का, जिसके कारण हम आप तक पहुंच सके, नहीं तो आप आज यमलोक पहुंच जाते। मंजुला को आज रोहन से जरा भी हमदर्दी ना थी, क्योंकि वह एक धोखेबाज होने के साथ साथ हत्यारा भी था। मगर रोहन को अपने जिंदा होने पर आश्चर्य हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको सलोनी की रूह ने जिंदा कैसे छोड़ दिया, मगर उसकी यह खुशी जल्दी ही उसकी चीख में बदल गई। वह गाड़ी के आगे सड़क पर खड़ी है, चिल्ला पड़ा हुआ, मगर उसके सिवा किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने वह नज़ारा देखा कि वह दहल गए। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति रोहन का गला दबा रही थी। रोहन की आंखें बाहर को उबल पड़ी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। केवल गाड़ी के इंजन की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। मंजुला चीख कर अनुभव के सीने से लग गई। अनुभव को जैसे सारा जहां मिला। सबसे बुरी हालत इंस्पेक्टर श्रीकांत की थी। उसके मुंह से निकला, क्या था वह? सपना या हकीकत? क्या सचमुच आत्मा ने अपना इंतकाम लिया? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी को सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनती रहें। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखो, तभी आपको दूसरा भाग समझ में आएगा। और आप इस कहानी का पहला भाग तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ या भूतिया कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।